गुड मॉर्निंग मैम। कैमरा ऑन करिए सब लोग। मैम बारिश हो रही है, कैमरा ऑन करेंगे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। 2 दिन से बिजली नहीं आया मैम, इसी बैटरी फूक बचल है 20%। अब कैमरा ऑन करेंगे मैम 10% बचेगा। पदार्थ सर का क्लासो नहीं हो पाएगा। 2 दिन से लाइन नहीं दिया मैम, मैं तो 20 रुपया घंटा चार्ज करा करके लाए हैं। लाइट का सिचुएशन तो सच में खराब है, नेटवर्क का भी। चलो ठीक है, आज हम लोग कुछ नया शुरू करें पढ़ना। सिलेबस का शुरू कर दो वो। मैम अभी कुछ बच्चा आ रहा है। बारिश तो हो ही गई। चलो ठीक है, आज हम लोग कोरिलेशन पढ़ेंगे। ओके, कोरिलेशन का मीनिंग कोई बता सकता है? कोरिलेशन वर्ड का लिटरल मीनिंग कोई भी? नहीं, देखिए कोरिलेशन वर्ड मींस रिलेशन। रिलेशन वर्ड तो क्लियर है, कोरिलेशन वर्ड में भी क्लियर ना हो। देखो अब तक जो डेटा हम पढ़ रहे थे, जो स्टडी था हमारा, वो था सिर्फ इंडिविजुअल डेटा और उसका मीन, वेरिएंस, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, सारा जो भी आप पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और दूसरा टर्म था वेरिएशन। वेरिएशन मींस आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जितना भी आ जाए, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। सो ये सारा स्टडी जितना भी कैरेक्टरिस्टिक था, वो सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक है आपका डेटा का, सिंगल डेटा का। अब हम जब कोरिलेशन टर्म में आएंगे तो हम आएंगे एक सेट ऑफ डेटा का दूसरे सेट ऑफ डेटा से क्या रिलेशन है वो स्टडी करेंगे। अब देखो दूसरे सेट ऑफ डेटा और एक सेट ऑफ डेटा में मान लो रिलेशन अगर है, तो वो रिलेशन किस तरह का है, कैसा है, वो स्टडी करने में हम कोरिलेशन स्टडी करते हैं। अब सोचा जा सकता है कि जो रिलेशन होगा वो तभी वैलिड है जब दोनों वेरिएबल, दो अलग अलग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हम ले रहे हैं, और दोनों जो वेरिएबल है वो रिलेटेड हो आपस में। जैसे मान लो ऐसे लाइफ में हमारे पास बहुत सारा ऐसा वेरिएबल दिखेगा जो आपको रिलेटेड दिखेगा। जैसे मान लीजिए अगर मार्केटिंग में एग्जांपल ले तो इनकम एक्सपेंडिचर जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट का सेल्स पे इम्पैक्ट, प्रोडक्शन, सेल। सो ये सब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमें पता है कि जो दो सेट ऑफ वेरिएबल आप डील करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए हर ईयर का ले लीजिए डेटा, क्या प्रोडक्शन हुआ था 2010 में, क्या सेल हुआ, फिर 2011, 12, 13, 14 कंसेक्यूटिव डेटा में आप देख लो कितना प्रोडक्शन हुआ है हर साल और कितना सेल हुआ है। अब दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरह का प्रोडक्शन इंक्रीज होने से सेल इंक्रीज हुआ है, सेल इंक्रीज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह का जब रिलेशन हम स्टडी करते हैं टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में, तब कोरिलेशन टर्म एराइज होता है। अगर ये स्टडी सिर्फ इंडिविजुअल सेट ऑफ डेटा के लिए अगर हम करें तो ये रिलेशन अराइज नहीं होगा। अब देखो इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली देखें, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म से अगर रिलेट करें, बिकॉज हमें डिफाइन करना है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को, तो वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आएगा।
और नंबर्स में आएगा तो मैथमेटिकल टर्म्स जरूर इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को एक इक्वेशन जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उससे रिलेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हम ले लें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, जहां पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल सपोज आपका इनकम हो, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आपका ये दूसरा वेरिएबल जो है वो डिपेंड करता है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंसिडर करें, मान लो जनरल एग्जांपल है इनकम, ठीक है। अगर हम इनकम की बात करें तो कोई भी इंसान का एक्सपेंडिचर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके इनकम पे करेगा या नहीं, ये बताओ पहले। किसी भी यस मैम। हाउस होल्ड की बात करें तो वो एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो हमेशा इनकम पे अब लेकिन एक देखिए, कभी भी जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशन है वो हमेशा एग्जैक्टली जितना इनकम हो रहा है और सारा का सारा हम एक्सपेंस करते हैं और सारा खत्म हो जाए मेरा इनकम, ऐसा तो चांसेस बहुत रेयर हो सकता है। या तो आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, या तो हो सकता है कम भी कभी होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हमारे होते हैं तो हो सकता है इनकम हमारा कम हो, लेकिन हमेशा सारा का सारा इनकम सारा का सारा एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर फैशन, एक पर्टिकुलर डिजाइन होगा जिससे हमारा एक्सपेंडिचर इनकम आपस में रिलेटेड है। वो फैशन ऑफ डिजाइन जो है वो हम इससे डिफाइन कर रहे हैं। अब बताओ ये जो बी है ये इनकम एक्स आपका कुछ होगा, इनकम अभी होने से पहले भी आपके पास कुछ हो सकता है, वेल्थ हो जो ऑलरेडी पहले से आपके पास है। तो ये बी वैसा टर्म है जो ऑलरेडी आपके पास था, ए वो टर्म है जो इनकम कहीं ना कहीं ये जो बताता है, दिस ए इज व्हाट, ये बताता है एवरेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। अगर हम वाई टर्म इस्तेमाल करें तो एवरेज चेंज इन वाई व्हेन एक्स इज चेंजिंग, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे वाई में क्या चेंजेस आएगा वो बताता है ये कांस्टेंट। जो आप मैंने ये पर्टिकुलर तरीका बताइए, पर्टिकुलर फैशन से वो एक्सपेंडिचर रिलेटेड होगा। इसमें जो बी टर्म है, मान लो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है आपके इनकम से, तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग वेल्थ होगा, आप उसका एक्सपेंस कर रहे हो, तो ये वो बताता है। ठीक है, ये तो वो बताता है। दूसरा टर्म जो ए है वो बताता है कि आप जैसे जैसे इनकम चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा। ये एवरेज, इस टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट होता है ना वो ये बताता है एवरेज चेंज इन वाई व्हेन एक्स इज चेंजिंग। अब देखो एवरेज चेंज जो होता है वो ये होता है, मान लो आपके पास जो इनकम है, मंथली इनकम कुछ होगा, डेली इनकम है, बहुत तरह का हो सकता है। अब जो इनकम आपके पास जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा घटेगा तो उससे आपके एक्सपेंसेस पे क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट हमेशा कांस्टेंट इनकम हो ये भी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कुछ चेंज हो। अगर वो चेंज नहीं होगा तो हो सकता है सिचुएशन चेंज हो। तो कुछ भी ऐसा चेंज जिसकी वजह से आपका इनकम में जो चेंज आ रहा है उससे आपके एक्सपेंडिचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये इस तरह का रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं दैट इज y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमारा कंप्लीट मैथमेटिकल इक्वेशन है और ये हमें वो टर्म दे रहा है जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है इनकम का एक्सपेंडिचर से, कुछ रिलेशन बता रहा है। हम लोगों को मैथमेटिकल टर्म का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि हम जो मेथड पढ़ रहे हैं, आपको पेपर याद होगा, दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो हम जब भी बात करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बात करेंगे। मान लो कोरिलेशन वर्ड को हम रिलेट करें, सोशल मीनिंग जो हमारे पास है, रिलेशन बिटवीन टू, मल्टीपल रिलेशन भी हो सकते हैं, मल्टीपल टर्म्स भी हो सकते हैं, सोशल रिलेशन जो हम देखते हैं, इन्वायरमेंटल, सब कुछ ऐड हो सकता है। बट इनिशियल लेवल पे अगर जाएगा तो रिलेशन, कम से कम रिलेशन में दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल होगा तभी आप दोनों के बीच का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं।
जब दो कोरिलेशन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, मान लो ह्यूमन टू ह्यूमन की बात करें, आप और आपके फ्रेंड दोनों के बीच कुछ रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, सपोज फ्रेंड हो तो ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव रिलेशन है। अगर मान लो क्लास में ऐसे भी हो सकते हैं दो ऐसे लोग जिनकी बात बहुत कम होती हो या फिर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते, हमेशा अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन वो रिलेशन क्या मैथमेटिकली मेजर किया जा सकता है? अगर मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं तब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज करके वो रिलेशन के एक्सटेंट को मेजर कर सकते हैं। कितना है, सपोज अगर फ्रेंडशिप है तो कितनी फ्रेंडशिप है, इस चीज को एनालाइज करना है, कितनी फ्रेंडशिप है। किसी ने कह दिया वो फ्रेंड है, हो सकता है बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकता है बस क्या फ्रेंड हो सकता है एवरेज कुछ ऐसा जिसको कहा जाए बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वैसा हो। तो ये, लेकिन जब हम इसे मेजर करना पूछा जाए, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप, अगर एक्सटेंट वर्ड इस्तेमाल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो मैथमेटिकली डिफाइन कर सकता है कि वो किस एक्सटेंट तक, सपोज परसेंटेज में डिफाइन कर लो या फिर कुछ भी टर्म्स डिफाइन कर लो जिससे आपका रिलेशन कहीं ना कहीं बताया जा सकता है। तो जहां मैथमेटिकल टर्म इन्वॉल्व हम कर सकते हैं और मैथमेटिकली उस चीज को मेजर कर सकते हैं, तब हम कोरिलेशन वर्ड को मैथमेटिकली स्टडी कर सकते हैं और मैथमेटिकल टर्म्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स में उसका यूज किया जा सकता है। अदरवाइज ये एक सिंगल टर्म है कोरिलेशन, जो सोशली हम डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन टू ह्यूमन, हो सकता है वेरिएबल्स, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब जो टर्म जिस पे डिपेंड करता है, जैसे इसमें ये भी समझ सकते हैं आप, आपके फ्रेंड और आपका रिलेशन किसी एक पे डिपेंडेंट है। मान लो कोई एक आपका फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है, तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं उसके एक्शन और रिएक्शन से आपका भी जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होगा। अगर ये अफेक्ट होकर चेंज होता है या फिर जो भी उसका इम्पैक्ट आता है, तो हम ये मेजर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने दो सिलेक्शन जो किया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो किस बेसिस पे किया? क्योंकि एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगा इनकम पे। बहुत लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर पे इनकम डिपेंड करता है। कौन सा रिलेशन ज्यादा सही लग रहा है? एक्सपेंडिचर पे इनकम डिपेंड करने वाला या इनकम पे एक्सपेंडिचर डिपेंड करने वाला? बताओ तो कौन सा रिलेशन ज्यादा ठीक है, मतलब ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकता है इस चीज को? इनकम पे एक्सपेंडिचर डिपेंड करने पे इनकम डिपेंड करना, इनकम पे एक्सपेंडिचर, इनकम पे एक्सपेंडिचर डिपेंड करना कहीं ना कहीं बता सकता है कि आप क्या डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन ये भी पूछा जाए, तो क्राइम रेट बढ़ रहा है और पुलिस फोर्स भी बढ़ रही है, तो क्या बता सकते हैं कौन सा इंडिपेंडेंट हम कंसिडर करें और कौन सा डिपेंडेंट कंसिडर करें? जैसे क्राइम, मान लीजिए पुलिस फोर्स बढ़ रही है बिहार में, मान लो बिहार का ही ले लो, पटना का ले लो, पुलिस फोर्स का तादाद बढ़ गया, अब बढ़ा है अगर, तो क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। क्राइम रेट किसी को डिपेंडेंट बताइए तो? क्राइम रेट बढ़ेगा तभी ना मैम पुलिस फोर्स भी इंक्रीज होगा। क्राइम रेट बढ़ेगा तो पुलिस फोर्स में इंक्रीज होता है। चलो अब हम यहाँ मान सकते हैं कि क्राइम रेट बढ़ रहा है तो पुलिस फोर्स बढ़ रहा है। अगर इसी चीज को थोड़ा उल्टा कर दो, कोई बोल दे पुलिस फोर्स बढ़ रहा है तब क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्या ये रिलेशन सही होगा डिफाइन करना? मैथमेटिकली मेजर कर रहे हैं तो पता चलेगा उल्टा ही कहानी है। यस मैम, पुलिस फोर्स बढ़ रहा है, अगर करप्शन बढ़ रहा है तो ये हो सकता है, लेकिन क्राइम नहीं हो सकता। मतलब दोनों क्या, दोनों अपोजिशन के रोल में है, अपोजिट रोल में है। अगर अपोजिट रोल में है तो एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशन अगर दिख रहा है दैट मीन्स कुछ और ही इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन सही है कि जैसे जैसे क्राइम रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस फोर्स का भी जो नंबर है वो भी इंक्रीज कर रहा है, और इससे दोनों चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब एक और टर्म है
पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड कैसे आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक टर्म कोरिलेशन को कभी कभी हम पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर नेगेटिव कोरिलेशन की तरह बात करते हैं। पॉजिटिव वर्ड तब आएगा जब एक में आप इंक्रीमेंट शो करिए और दूसरे में भी इंक्रीमेंट हो जाए। मतलब ये वाला केस जो आपने अभी जस्ट बताया, पुलिस फोर्स और क्राइम वाला, क्रिमिनल्स वाला, एक में इंक्रीमेंट की और दूसरे में भी इंक्रीमेंट हो जाए, देन देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। और एक में अगर इंक्रीमेंट हो जाए और दूसरे में डिक्रीमेंट हो, तब जो कोरिलेशन होगा दैट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये फंक्शन है जिसमें x के इंक्रीज होने पे, मान लीजिए ये प्रोडक्शन है, ठीक है, ये प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, तो ये y मान लो सेल है, प्रोडक्शन के बढ़ने से अगर सेल भी बढ़ जाता है देन देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों में इंक्रीमेंट होता, ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है और दूसरा भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तब हम बोलेंगे देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। या फिर इसी का जस्ट अपोजिट हो जाए, दोनों में डिक्रीमेंट हो रहा है, दोनों डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है और सेल भी डिक्रीज कर रहा है, तब भी हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। कब? जब दोनों वेरिएबल का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो। पॉजिटिव अपवर्ड जाए तो दोनों अपवर्ड जाए, डाउनवर्ड जाए तो दोनों डाउनवर्ड जाए। अगर ऐसा केस होता है, इन दैट केस हम बोलेंगे देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर एक में इंक्रीमेंट हो, लाइक मान लीजिए प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं और सेल कम हो जा रहा है, या फिर सेल बढ़ रहा है, तो इस केस में तो खैर अपोजिट रिलेशन में एक ही कॉम्बिनेशन आएगा, इस तरह का अलग नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। तो इस केस में क्या होगा, एक में आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीज कर जा रहा है, इन दैट केस हम बोलेंगे देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, मतलब वो अगर फ्रेंड के टर्म में देखो, दोनों अच्छे फ्रेंड है, एक अच्छा बिहेव करता है दूसरा भी करता है, एक नेगेटिव करता है तो दूसरा भी नेगेटिव करता है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द फ्रेंड्स। अगर वही चीज एक बहुत अच्छा है, दूसरा बिल्कुल अपोजिट है, और या फिर फ्रेंड तो बोलो ही नहीं उसको, इन दैट केस दोनों अगेंस्ट हैं, तो इन दैट केस देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स जस्ट अपोजिट फॉर्म में जा रहा है। तब हो सकता है आप कुछ एक्सटेंट तक अपोजिट जाएं, ऐसा हो सकता है बिल्कुल ही अपोजिट हो। जब बिल्कुल ही अपोजिट होंगे तब हम नेगेटिव को ना परफेक्ट नेगेटिव बोलने लगते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट। जैसे मान लो इसमें रैंकिंग अगर कर लें, फर्स्ट रैंक आया है आपका एग्जाम में और आपके फ्रेंड का लास्ट रैंक आया है, देन हम बोल सकते हैं फर्स्ट एक का फर्स्ट आया है और दूसरे का लास्ट आया है, बिल्कुल ही अपोजिट वाला कंडीशन है या नहीं? अगर बिल्कुल ही अपोजिट का कंडीशन हो देन हम परफेक्ट नेगेटिव बोलेंगे। अगर बिल्कुल सेम, सपोज आपका भी रैंक 1 हो और आपके फ्रेंड का भी रैंक 1, इन दैट केस पॉजिटिव तो था ही, साथ में परफेक्ट पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव तो इस केस में अपोजिट है, नेगेटिव तो था ही, आपका फर्स्ट रैंक आया है और आपके फ्रेंड का लास्ट रैंक आया है, इन दैट केस देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ फ्रेंडशिप को नहीं कंपेयर करना, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है मार्क्स का, सो देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑफ टू फ्रेंड्स, ऐसा बोल सकते हैं। और वो नेगेटिव तो परफेक्ट नेगेटिव है, बिकॉज फर्स्ट का रैंक, एक का तो रैंक फर्स्ट आया है और दूसरे का लास्ट रैंक आया है, इन दैट केस हमारे पास यही परफेक्ट नेगेटिव वर्ड एंड परफेक्ट पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताइए, बोलिए बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो, कोई ऐसा टर्म जो नहीं समझ आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन
बता दूंगी उसके बाद आगे बढ़ूंगी। नहीं नो चलो ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव। अब देखिए कोरिलेशन जो वर्ड है, दैट कोरिलेशन इज डिफाइंड बाय, आर से डिनोट करते हैं हम कोरिलेशन वर्ड को, आर वर्ड से, दैट इज रिलेशन वर्ड का वो सेंस है। एंड सपोज आपके पास दो वेरिएबल थे x और y, तो नोटेशन जो हो जाएगा दैट इज कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल x और y, और इसको हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली बाय द कोवेरियंस। कोवेरियंस वर्ड से आप लोग फैमिलियर नहीं है, मैं बता रही हूँ वो भी क्या है। कोवेरियंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ x इनटू वेरियंस ऑफ y। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है, जैसे हमारे पास मीन का पर्टिकुलर डेफिनेशन था, मीडियन का पर्टिकुलर मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सारे फॉर्मूला जो अब तक हम पढ़े हैं सबको मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू डील विद डेटा। सो कोरिलेशन वर्ड का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो आपका ये है। इसमें कोरिलेशन, कोरिलेशन तो रिजल्ट है, बाई प्रोडक्ट है। कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है इस कोरिलेशन को? ऑन द बेसिस ऑफ कोवेरिएशन, कोवेरियंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ x वेरियंस ऑफ y, जिसमें वेरियंस ऑफ x एंड वेरियंस ऑफ y ये कैलकुलेट करना आपको पता है, ये कैलकुलेट किया है ना। वेरियंस का हमारे पास फॉर्मूला है, अंडर रूट है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कोवेरियंस डिवाइडेड बाय, कोवेरियंस जो भी है वेरिएबल का ही होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस है वो भी अंडर रूट में है, तो आप लिख सकते हैं सिग्मा एक्स जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, एंड सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई नोटेशन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये वेरियंस ऑफ एक्स डेटा, फर्स्ट डेटा सेट ऑफ डेटा, और ये वेरियंस ऑफ सेकेंड सेट ऑफ डेटा की बात कर रहा है। तो पहला एक्स का है इसलिए सिग्मा एक्स लिख दिया, नहीं तो हम लोग सिग्मा भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे सिग्मा एक्स और वाई दोनों लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है, और अगर हम सिग्मा नोटेशन दोनों के लिए डालेंगे तो दोनों में फिर कंफ्यूज हो सकता है, तो ये टर्म होगा। अब देखो इसमें कोरिलेशन वर्ड, और इसको आर एक्स वाई ऐसे भी नहीं लिखो तो आप सिंपली आर भी लिख सकते हो, इसका नोटेशन सिंपली आर भी लिखा जा सकता है, कभी कभी इसको आर एक्स वाई ऐसे भी लिखा जाता है, तो आपको जो सुटेबल लगे वो लिख सकते हो। आर एक्स वाई लिखने का मतलब है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट्स इट। और आपके पास अगर दो ही वेरिएबल है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा से आप डील कर रहे हैं, तो आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आर लिख के काम चला सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, हाँ सॉरी ये टर्म बताना है ना, इसमें ये आपको कोरिलेशन रिजल्ट आएगा, वेरिएंस पता है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो कोवेरियंस है वो देखो क्या है। कोवेरियंस वर्ड मीन करता है जब आप एक सेट ऑफ डेटा, जैसे मान लो हमारे पास y और x दो वेरिएबल है, किसी एक में चेंज करोगे तो दूसरे में क्या चेंज आएगा, जो मैंने आपको बताया, एक में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में क्या चेंज आएगा, इस पे डिपेंड, यही कोवेरियंस मेजर करता है। जैसे देख लीजिए, मान लो हमारे पास फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो है y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब x का वैल्यू रखो आप 100 या फिर कुछ भी वैल्यू रख लो, मान लीजिए इनकम एक्सपेंडिचर का एग्जांपल ही ले रहे हैं, या फिर फंक्शन इससे भी थोड़ा डिफरेंट कांस्टेंट ही टर्म ले लो, हो सकता है कभी कभी एवरेज चेंज हो आए। y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका वैल्यू हम कभी पहले नहीं रखेंगे, ये हमें मान लीजिए 3 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा कुछ फंक्शन दिया रहेगा इक्वेशन में, या फिर आपको एस्टैब्लिश करना होगा। मान लो अभी एज अ एग्जांपल ऐसा कुछ टर्म है हमारे पास, तो अगर हम x का वैल्यू, सपोज यहाँ x का वैल्यू जो एक्सपेंसेस है, मान लीजिए कुछ भी एक
इनकम एक्सपेंडिचर का ले लें तो मान लो ये 300 रुपीज आपका इनकम है पर डे का। अब यहाँ पे हम x1 का वैल्यू, x का वैल्यू रख देते हैं 100, सो 300 हो जाएगा ये। और इसमें कुछ आपका पहले से सपोज 1 रुपया पहले से था, ऐसा कुछ टर्म है, इसका मतलब यही होता है। तो ये जो 301 आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ y। क्या हुआ, 100 रुपीज आपके पास पहले से था और ये जो चेंज होके आया है y वो ये है। इसी तरह अगर x का वैल्यू सपोज आपके पास 200 हो जाए नेक्स्ट डे का इनकम, तो आपका जो चेंज y2 मान लो, नेक्स्ट हमारे पास y2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रखो इसका 3 into 6, सो दिस इज 600 एंड प्लस 1। तो ये 601 जो आया वो तब आ रहा है जब आप दूसरा वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे x में चेंज आप कर रहे हैं, जो चेंजेस आ रहा है उससे जो y में चेंजेस आ रहा है वही बताता है कि कोवेरिएंस क्या होगा। मतलब एक में अगर आप चेंज कर रहे हो तो दूसरे में जो चेंज आ रहा है उसी के बेसिस पे हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं ना। क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर एक में वैल्यू बदल रहा है, जो एवरेज चेंज हो रहा है, उसके बेसिस पे आप दूसरा वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए इनकम इतना है, एक्सपेंडिचर क्या होगा, मान लो 100 रुपया का इनकम है। जब हमारे पास 100 रुपया का इनकम होता है तो हम 75 रुपीज सपोज खर्च करते हैं, बाकी का जो है हमारा सेविंग है। मान लीजिए आपका 200 जब आपका इनकम होता है, देन मान लो आप 190 रुपीज खर्च करते हो, रेस्ट जो है वो आपका सेविंग है। या 170 करते हो, कुछ भी 180 कर लो, कुछ भी एक पर्टिकुलर जो मे भी उससे कम हो मे भी ज्यादा हो। तो ये जो टर्म होगा, जो एक में चेंज किए तो दूसरे में जो चेंज आया, एक में चेंज किए तो दूसरे में जो चेंज आया, इसी टर्म को हम कोवेरिएंस वर्ड से डिफाइन करते हैं। और वो भी हमें डेटा के लिए कैलकुलेट करना होता है। तो कोरिलेशन जो है वो चेंजिंग रिलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो टर्म है इससे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये या नहीं, बताइए तो। बोलिए ये क्लियर है या अभी भी नहीं है, कुछ कंफ्यूजिंग टर्म लग रहा है तो बताओ। नहीं, चलो अगर हम इस टर्म को समझ गए देन हमारे पास जो टर्म्स इस्तेमाल होने वाले हैं वो है, देखो एक है बाईवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट डेटा, वेरिएट वर्ड वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है, वाई वर्ड का मतलब है टू। वेरिएट वर्ड है जो भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ 2 की बात कर रहा है। बाई वेरिएट मीन्स बाई वेरिएबल मीन्स 2 वेरिएबल्स। इन शॉर्ट अगर इसी चीज को समझना है तो आप लिख सकते हैं बाई वेरिएट डेटा का मतलब होता है 2 वेरिएबल्स। एक मिनट, बाईवेरिएट मीन्स 2 वेरिएबल्स डेटा। और जब तक 2 वेरिएबल्स डेटा का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो कोरिलेशन वर्ड तभी अराइज होगा जहां बाईवेरिएट डेटा होगा। बाईवेरिएट इनफैक्ट मल्टीवेरिएट में भी हो सकता है। मल्टी मीन्स मोर देन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और इससे भी ज्यादा वेरिएबल्स अगर होंगे तो मल्टीवेरिएट इस्तेमाल होता है। बट इनिशियल लेवल पे अगर हमें सिर्फ रिलेशन डिफाइन करना है, कोरिलेशन डिफाइन करना है, तो हमें बाईवेरिएट डेटा से डील करना होगा।
बाईवेरिएट डेटा में जब भी डेटा हमें हमारे पास मिलेगा रिलेशनशिप उसका हमेशा y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में ही मिलेगा। तो जो जो टर्म्स हम देख रहे हैं अब उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसका टर्म्स आ रहा है वो देखते हैं। सो y इज इक्वल टू ax प्लस b के टर्म में हमेशा मिलेगा। दैट मीन्स आपके पास एक वेरिएबल हमेशा 99% केसेस में आपको मिलेगा जो कोरिलेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसमें, दैट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इस पे डिपेंडेंट होगा वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बाय द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन जो आप निकाल रहे हैं। और ये इसलिए स्टडी करना जरूरी होता है, जैसे मान लीजिए सेल्स और प्रोडक्शन में रिलेशन है या नहीं, या मान लीजिए आपने सेल किया है पहले और सपोज कुछ एडवर्टीजमेंट प्लान किया, नया प्लान एडवर्टीजमेंट का, उस एडवर्टीजमेंट का क्या इम्पैक्ट आया है, आप ये भी देखने के लिए रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं कि उस मार्केटिंग का एडवर्टीजमेंट का सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आया है। तो यहाँ से कोरिलेशन अगर पॉजिटिव मिल जाता है देन यू कैन से कि जो एडवर्टीजमेंट है वो इफेक्टिव है। अगर नेगेटिव कोरिलेशन आ जाता है देन दैट मीन्स जो आपका रिजल्ट आ रहा है एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट जो है वो बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। बट हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन मतलब कुछ ऐसे कंडीशन हो जिसकी वजह से नेगेटिव आ सकता है। बट अगर नेगेटिव इन केस आता है जो रियल एक्चुअल में है तो ये बताता है कि उसका इम्पैक्ट जो है बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। और कभी कभी ऐसे इफेक्टिव होता है, मैक्सिमम केसेस में एडवर्टीजमेंट जो होगा वो माना जाता है, कंसिडर करोगे आप कभी भी, तो दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। दैट मीन्स सेल्स का एक पॉजिटिव सेल पे एडवर्टीजमेंट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी चीज को इसको जब भी हमें किसी एक टर्म का, इसका रिलेशन का मतलब ही है किसी एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे जब हम इफेक्ट पढ़ते हैं तभी हमें कोरिलेशन का टर्म डिफाइन करते हैं। या फिर इसको कभी कभी इस मैथमेटिकल मॉडल को ये भी बोला जाता है दिस इज द रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट। कॉज जो है वो एडवर्टीजमेंट है और उसका इम्पैक्ट जो है वो सेल पे पड़ रहा है, दैट इज इफेक्ट। सो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी शो करता है। इसी चीज को अगर देखो बुक लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में देखना हो तो देख सकते हो। जैसे देखिए बाईवेरिएट, मैंने कह दिया बाईवेरिएट वर्ड इज फॉर टू वेरिएबल्स। सो टू वेरिएबल्स जहां भी होंगे एंड टू वेरिएबल्स होंगी तभी कोरिलेशन, आपका आपसे रिलेशन, वो तो कोई स्टडी करने का मतलब नहीं है, दैट इज अ परफेक्ट रिलेशन, वन टू वन रिलेशन। अगर बात करें आपका रिलेशन हम आपसे ही डिफाइन करें तो क्या होगा, दैट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव। आप खुद के ही डुप्लीकेट हो, तो जब खुद की बात करेंगे तो हम खुद का खुद से रिलेशन अगर बात डिफाइन करना चाहें दैट इज ऑलवेज परफेक्ट पॉजिटिव। वो रिलेशन हमें मेजर ही नहीं करना होता, वो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो कभी भी कोरिलेशन करेंगे तो बाईवेरिएट का करेंगे। तो हमारे पास देखो एक टर्म डिफाइन किया है बहुत, ये है बाय if the change in one variable affects the change in other variable, the variable is said to be correlated. एक वेरिएबल से में चेंज करने से जो भी दूसरे वेरिएबल में चेंज आएगा दैट इज नोन एज कोरिलेशन। पहले तो दोनों वेरिएबल कोरिलेटेड है और जितना चेंज आएगा वो हमें कोरिलेटेड मिलेगा। हाँ, इसके साथ मैंने एक टर्म और नहीं बताया आपको, जो कोरिलेशन है वो सिर्फ एक सोशल टर्म है, डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन टू। लेकिन जब हम उसे मैथमेटिकली मेजर करते हैं तो देन दैट इज नॉट कोरिलेशन, एक्चुअली दैट इज measured by the coefficient of correlation. coefficient of correlation मैथमेटिकल वैल्यू होगा जो दो वेरिएबल के रिलेशन को डिफाइन करेगा। कोरिलेशन बोल रहे हो दैट इज अ सिंपल मीनिंग, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन थ्री वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन n वेरिएबल्स। बट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है दैट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स।
सो हम जो मेजर करते हैं, जो हमें मैथमेटिकली डिफाइन करना है, वो कोरिलेशन नहीं होता, वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। तो वर्ड आप कोरिलेशन भी इस्तेमाल करते हो, कोरिलेशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों एज अ सिनोनिम्स इस्तेमाल किया जाता है, पर जो एक्चुअल वर्ड है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। अब देखिए, कभी भी इफ टू वेरिएबल्स डेविएट इन सेम डायरेक्शन मीन्स एक में आप इंक्रीमेंट करते हैं और दूसरे में भी इंक्रीमेंट होता है, देन देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन। एक में आप वैल्यू इंक्रीज करते हैं और दूसरे में डिक्रीज हो जाता है, देन देयर इज अ डाइवर्स रिलेशन और यू कैन से नेगेटिव रिलेशन। सो ये टर्म हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकली हम लोग मेजर कर रहे हैं, दैट इज दिस वन, कोरिलेशन ऑफ आर एक्स वाई, दैट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। हम इसी से मेजर करने वाले हैं। अब देखो, कोवेरियंस टर्म में बाकी सारे टर्म्स का तो फॉर्मूला पता है हमें, इसे मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि आपको कोवेरियंस तो दिख रहा है, बट आर इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, बट ये कोवेरियंस क्योंकि डेटा के टर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा, तो कैसे मेजर करेंगे ये नहीं पता। एंड दिस इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हम रख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ आर आपको कैलकुलेट करना है, कोवेरियंस टर्म हम नहीं जानते, हम बाद में लिख लेते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। सिग्मा एक्स का वैल्यू याद है किसी को? 1/n सिग्मा समेशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वेरिएंस आ जा रहा है, तो हम लोग फिर से वापस से इसको अंडर रूट कर लेते हैं, जो कि हमें कैलकुलेशन रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अंडर रूट करेंगे तो फिर वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो, दैट इज 1/n समेशन fi xi माइनस एक्स बार, सॉरी दिस इज एक्स बार, y हो जाएगा मैम वहाँ पे। अटेंडेंस ले लीजिए ना, फिर कट जाएगा। अच्छा, अटेंडेंस के लिए, ओके मैम स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, नहीं हो पाता है सबका। ठीक है ठीक। Yes. हम लोग का अटेंडेंस बहुत कट चुका है। मैम प्रेजेंट भी रहते हैं फिर भी कट जाता है। प्रेजेंट रहते हैं तब कैसे कट जाएगा? मैम कट स्क्रीनशॉट जाता में मैम नहीं हो है, पाता है। स्क्रीनशॉट में नहीं मैम आ बहुत पाता है। कम आया है प्रेजेंटेशन। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला मुझे बता दे देना, फिर मैं ले लेती हूँ। दिस इज व्हाट 1/n समेशन fi xi माइनस एक्स बार, फ्रिक्वेंसी अगर है तो fi होगा, अदरवाइज नहीं होता, xi माइनस एक्स बार इंटू 1/n समेशन fi yi माइनस y बार। बट इस केसेस में, मैक्सिमम केसेस में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, तो यहाँ fi रिमूव कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है वो आपका कोरिलेशन का है, जो डेटा के टर्म में आपको मिलेगा और इससे कैलकुलेशन फर्दर करोगे, ठीक है। टोटली इस पे डिपेंडेंट होगा। रोल नंबर 7 13 मैम
जितने लोग हैं वो तो कंसिस्टेंट ही हैं। रोल नंबर 7 बोलते चले जाइए, मैं नाम बोल रही हूँ उसको, ठीक है, या फिर हैंड रेज करते चले जाओ। 7 सौरभ, 30 53 मुकुल, रॉली 66, प्रेजेंट मैम। सुभद्रा 56, मुस्कान 13, सॉरी यस मैम। है 83, मैम 13। 13 हाँ बोल चुके ना। 67 प्रियंका, 30 आदित्य, 31 सूरज, प्रेजेंट मैम। नैन्सी। सिर्फ हैंड रेज करो, सिर्फ हैंड यस मैम। हैंड रेज करो। 47 48 52, मुस्कान 54, Yes, ma'am. 52. मैम 54। हो चुका। मैम 48 मैम 47 15। मैम 60। 48 मैम हाँ तो मैंने 48 कहा ना बोलने के लिए नहीं, मैं जो बोल रही हूँ बस हैंड रेज करते चले जाइए। 57 15 पल्लवी, 60 ईश, 43 अभिनव, आपका रोल नंबर मेंशन नहीं है, कुसुम रोल नंबर 2। अपर्णा आप मैम 22। मैम 22। मैम निधि 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 कुमारी मैम 22। निधि कुमारी क्या कहा आपने? 22। मैम 22। हाँ हो चुका 22, 2 भी हो चुका, 43 60 15 57 11 हो गया। हाँ मैम 60 मैम। 39 मैम। 69 भी हो चुका है। मैम 39। 60 मैम 60। हाँ 60 हो चुका है। मैम 48 हो गया है मैम। 39 मैम। 47 52 मैम 54 56। चलो 7 में मैम 48 हो गया है मैम 48 63 Yes, ma'am. 63. मैम 48 मैम 39 मैम। 39 भी हो गया। मैम 15। 3 7 में बोल चुके हैं, हो चुका। 7 ऑलरेडी आपने मैम 36। रिपीटेडली बोलोगे फिर जो है वो भी कट कर दूंगी। मैम 48 हो गया है मैम। बार कंफर्म करोगे? 47 भी हो चुका, 48 भी हो चुका, 43 भी हो चुका, 52 भी हो चुका, 54 भी हो चुका है, सबका हो गया। थैंक यू मैम। 60 भी नहीं हुआ मैम। 3 भी हो चुका, 60 भी हो चुका, 63 भी हो चुका। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना रोल नंबर सीक्वेंस वाइज। इनफैक्ट कुछ लोगों का अब डिस्कनेक्ट हुआ है, तब से तो किसी का डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, कुछ लोगों का अब डिस्कनेक्ट हो गया बिकॉज कैंडिडेट्स इज 22 बट मैंने सबका कर दिया। कहाँ का सही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ पहले। अटेंडेंस मैम 83 हो गया। हो गया? हाँ हो चुका है। मैम 40। हाँ 40 तो तभी बोल चुका है सीना। चलिए बताइए, टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से। डिफाइन कर सकते हैं ना, व्हाट इज कोरिलेशन? एनीवन? नहीं? चलो ठीक है, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम।
ऐसे आप लोग भी कुछ एग्जांपल्स ढूंढो जहाँ कोरिलेशन दिखता है आपको, ठीक है, जहाँ कोरिले अपने अपनी फील्ड से देखो या फिर डेली लाइफ से देखो या फिर कहीं से भी ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करिए जो थोड़ा आपको यूनिक एग्जांपल लगे। ओके देन।